हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फीमेल लर्निंग। एंड आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं ऐसे पर्सन का जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। हेलो आयुष सचान, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फीमेल लर्निंग। तो काफ़ी इंतजार हम लोगों हेलो। ने किया, फिर आपसे बात हो पा रही है। तो मैं जहाँ तक है इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ सबसे पहले कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था 2018 में आया था। देन इसका रिटन एग्जाम हुआ था 30 नवंबर को 2018 में ही। फिर इसका जो रिटन का रिजल्ट आया वो आया 1 फरवरी को इन 2019। आफ्टर दैट इसका डीबी हुआ 25 से लेके 28 फरवरी तक। आफ्टर दैट फर्स्ट लिस्ट आई थी आपकी 10 अप्रैल को। ठीक है, और सेकेंड लिस्ट आई अगले साल 21 फरवरी को। ओके, और जहाँ तक मेनली हम लोग बात कर रहे हैं एटीसी की, और जो भी थे पोस्ट थी एयरपोर्ट ऑपरेशंस की या फिर टेक्निकल की, सारे ही इसी के साथ साथ हो रहे थे, मतलब 10-5 दिन आगे पीछे। ओके, तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ इस प्रकार थी कि जो जनरल की कट ऑफ थी पहले लिस्ट के लिए और 90 मार्क्स थे। देन ओबीसी के लिए 86 मार्क्स, एससी के लिए 81 मार्क्स एंड एसटी के लिए 77 मार्क्स। आफ्टर दैट सेकंड लिस्ट जो आई थी, सेकंड लिस्ट में बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ, जहाँ तक मैंने प्रायर एनालिसिस की हुई है। एक नंबर ही गया था नीचे, जैसे कि 89 मार्क्स हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए, देन 85 मार्क्स हो गया था ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 80 मार्क्स फॉर एससी एंड 76 मार्क्स फॉर एसटी कैटेगरी के लिए हो गया था फाइनल लिस्ट के लिए इन सेकंड लिस्ट। ठीक है, तो सही हूँ ना मैं आयुष? इतना सही था ना हाँ जितना मैंने हाँ बताया? बिल्कुल। ओके, हाँ। तो मैं आयुष के बारे में और डिटेल बता दूं हल्का सा कि ये हम लोगों ने सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द एचयूटीआई कानपुर, और वी बोथ आर पास आउट ऑफ 2017 बैच। हम लोग का सेम बैच था और सेम क्लास भी थी। वी आर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स आल्सो। देन ठीक है, तो आयुष स्टार्ट करते हैं। आपके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आप थोड़ा डिटेल बताइएगा व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इट, दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट इन 2019। ठीक है। प्रोसीजर इज लाइक दैट। नोटिफिकेशन के बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए। तो वो 120 मार्क्स का था। उसमें से दो पार्ट थे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जैसे सबको पता है। पार्ट ए नॉन टेक्निकल विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 60 मार्क्स एंड एवरी क्वेश्चन 1 मार्क, एंड इन टेक्निकल सेक्शन मैथ एंड फिजिक्स ऑफ 60 मार्क्स। सो फॉर दैट, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड अपनी तैयारी स्टार्ट करी। जब एग्जाम डेट आ गई, फॉर्म तो ऐसे ही भर दिया था, पर उसके बाद मैंने देखा इसकी जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी अच्छे तरीके से इसके लिए। तो इसमें रिटन टेस्ट होता है ऑनलाइन। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं सेकंड राउंड में, उनको वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाती है हमारी। उसके बाद मेडिकल एंड बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल जो भी अदर प्रोसीजर होता है वो करवाते हैं वो लोग। तो इस तरह से इसमें होता है। और बेसिकली जो इसमें अलग बात है बाकी इंटरव्यू से, वो ये है कि इसमें किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, बाकी मतलब वेटेज जो नहीं है इंटरव्यू का? पीएसयूज होते हैं, हाँ इंटरव्यू इन द सेंस, मतलब एचआर राउंड है, मतलब टेक्निकल जैसे कि ये जॉब प्रोफाइल नहीं है, तो ये बेसिकली आपका वॉइस टेस्ट मेनली वो चेक करते हैं सेकंड राउंड में। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका कि नॉलेज कितनी है आपकी टेक्निकल सेक्शन की, उसका वेटेज नहीं है रहता है। बस आपकी वॉइस क्लैरिटी और जो फ्लुएंसी होती है स्पीच में, वो स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए। ये मेन रिक्वायरमेंट रहती है रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद। तो इसका बिल्कुल। मतलब पहले रिटर्न तो हुआ। इस तरीके से हम्म, रिटर्न हुआ, उसके बाद आपका रिटर्न के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट एक ही दिन हो जाता है वहीं पर। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और अच्छा अगले ही दिन ज्वाइनिंग हो जाती है। हाँ। अच्छा, ये प्रोसीजर इसका है। ठीक है, तो हाँ पहली बार जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले से तैयारी नहीं हुई थी, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की या फिर बिल्कुल। जब एडमिट कार्ड आ गया तब तैयारी की आपने, जब एग्जाम डेट आ गया? नहीं, एडमिट कार्ड आ गया तो उससे पहले तो तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मतलब फॉर्म भरने के बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया सही से नेट पे और यूट्यूब पे की हेल्प लेके कि जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो मुझे अच्छा लगा ये एग्जाम और इसकी जॉब प्रोफाइल और बाकी सारे पर्क्स वगैरह। तो उसकी वजह से मैंने फिर इसकी फुल फ्लेजेड तैयारी स्टार्ट करी अपनी। तो इसमें बेसिकली अब आ जाते हैं सिलेबस पे। अगर जो इस सिलेबस। टेक्निकल पार्ट रहता है मैथ मैथ का, वो तो बेसिकली आपका जो हम लोगों ने गेट की प्रिपरेशन करी थी, तुमने भी करी थी, तो वो उसमें उससे कवर हो जाता है। उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है इतनी अच्छा, जो खास, इंजीनियरिंग मतलब मैथमेटिक्स हमारी है। गेट से ही हो जाता है।
इंजीनियरिंग मैथ्स जो है बेसिकली 30 क्वेश्चंस का जो वेटेज रखता है वो इंजीनियरिंग मैथ्स वो गेट से ही कवर हो जाता है। अच्छा। कमिंग ओवर टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज फिजिक्स, ओके। दैट इज आल्सो कीपिंग द वेटेज ऑफ 30 मार्क्स। तो उसमें जो बेसिकली हम लोग की एनसीईआरटी बुक रहती है क्लास 11th एंड 12th की, हम्म। उसमें भी मैं कहूँगा स्पेशली क्लास 12 की उस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है उन लोगों का। उससे क काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं मोर देन 50%। तो अच्छा। उसपे अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन करके गया है तो वो आराम से 30 में से 24 25 मार्क्स 20 इतने क्वेश्चन्स कर लेगा। 4-5 क्वेश्चन्स होते हैं जो थोड़ा अबव लेवल रहते हैं, वो बीएससी के डेप्थ में जब पढ़ते हैं तो तभी वो हो पाते हैं। तो उस इतना डेप्थ में मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी का बेसिक कवर करके चला गया था। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स थे और कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं। उसमें कुछ खास ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाले हैं। तो उसमें उसमें ये टेक्निकल की तैयारी हो गई है एंड नॉन टेक्निकल के बारे में जो इंग्लिश रहता है वो तो हम लोग को सबको पता ही है, नॉर्मली बहुत ईज़ी लेवल का आता है। उसके 20 क्वेश्चन्स रहते हैं। तो जैसे बाकी जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हो गए हमारे एसएससी, सीजीएल वगैरह के, तो जी। उसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि वो पोर्शन अगर अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं बच्चे, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, 20 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ कम इंडिया से की कम प्रीवियस ईयर 17-18। मैथ और उसमें एप्टीट्यूड था और रीजनिंग था, वो तो जनरल लोग कर ही लेते हैं, या फिर बहुत डेप्थ में नहीं आता, हाँ, इजी आया होगा वो। हाँ, हाँ, दूसरा सेक्शन जो उसमें था वो जीके था, तो सबसे ज़्यादा जैसे हम लोग इंजीनियर थे, हम लोग का वीक पार्ट यही रहता है क्योंकि जनरली कोई पढ़ता नहीं है, उतना ध्यान भी नहीं देता है, इसको इग्नोर ही करते हैं। इसका वेटेज भी कम था, एक तरीके से अच्छा था, 10 मार्क्स का ही था। तो इसमें मेरे 4 मार्क्स ही थे शायद जहाँ तक मुझे याद है, 4 या 5 थे। तो अच्छा, मतलब वो जनरली हाँ, इतना ही जनरली स्कोर कर पाते हैं जब तक कि कोई बिल्कुल ढंग से बहुत ज़्यादा जीके, क्योंकि जीके में कोई लिमिट नहीं है ना एक्चुअली, तो इसमें पता भी नहीं चलता है कि श्योरिटी नहीं रहती है कि जो पढ़ रहे हैं वही आएगा कि नहीं, तो फिर उतना पढ़ने का मन नहीं करता है। और दूसरा ये करंट अफेयर्स जो इसमें आता है, वो प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैक्सिमम 3 टू 4 मंथ्स के प्रिपेयर कर लें आप, तो उससे कवर हो जाता है। ज़्यादा बहुत पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं वो लोग। अच्छा, तो आपने अभी तक बताया कि उस जो 120 मार्क्स का पेपर है, जिसमें कि 60 नंबर में 30 मार्क्स फिजिक्स के हैं, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं। जो मैथमेटिक्स हमें कवर अप करनी है, वो करनी है हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से। तो आपने कोई बुक है जो प्रेफर हाँ। करेंगे आप फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? हाँ, वो जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट रहते हैं इसके लिए। अगर वो कोई करके जाता है तो मोर देन इनफ है। उसके लिए फिर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लें तो काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, 30 नंबर आपके कवर अप हो गए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और फिर 30 नंबर जो आपके हैं फिजिक्स के, उसके लिए हमें कवर अप करनी है मैथ फिजिक्स ऑफ एनसीईआरटी एनसीईआरटी। से। हाँ, 11th-12th क्लास, 11 12 स्पेशली क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा रहता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन ये 4 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मतलब एनसीईआरटी में जो आपने पॉइंट्स जो टॉपिक्स बोले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस 30 मार्क्स को कवर अप करने के लिए। तो चलिए 60 मार्क्स ये हो गए, उसके हाँ, बाद बचता बिल्कुल। है हमारा 15 मार्क्स का रीजनिंग है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, और वो तो सबको करना ही पड़ेगा वो अपने अपने लेवल पे, जैसा आपका लेवल है। आफ्टर हाँ। दैट इंग्लिश आपके 20 मार्क्स मैं की। ये कहना चाहूँगा कि जो ये रीज़निंग और इंग्लिश है, ये जो 20 प्लस 15 35 मार्क्स का वेटेज जो ये रखते हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट रहता है इस पेपर का, क्योंकि काफ़ी ईज़ी लेवल रहता है इंग्लिश और रीज़निंग का। तो इसमें अगर किसी को सिलेक्शन के लिए एम करना है, तो इस पे ज़्यादा मतलब ये पार्ट तो करना ही 35 में से करना पड़ेगा 30 के आपको। अबव ही होने चाहिए। हाँ, 35 में 30 के अबव होने ही चाहिए, अच्छा, अगर कंपल्सरी पार्ट उसको है, मेरिट में करना ही आना है। पड़ेगा फॉर सिलेक्शन। हाँ, मतलब इसका लेवल काफ़ी आसान रहता है एग्ज़ाम का, इसलिए वो हो भी सकता है आसानी से, थोड़ा एफर्ट देके। आयुष, जो आपने बताया कि पहले रिटन होगा, फिर डीबी के लिए जो बुलाएंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर था? डीबी का प्लस वॉइस टेस्ट जो आप बोल रहे हो एक ही दिन हो गया था, उसका क्या प्रोसीजर था? हाँ, जिन लोगों को सेकंड राउंड में शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनको मेरा दिल्ली में सेंटर पड़ा था सफदरजंग एयरपोर्ट पे, वहीं पे बुलाया गया था। तो उसमें बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही जो नॉर्मली हर जगह होता है, उसी तरह हुआ था। उसके बाद वॉइस टेस्ट हुआ था। उसमें एक पैराग्राफ उन्होंने दिया था इंग्लिश का, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल था इंग्लिश का।
मतलब इतना जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में होता है उस तरह का। एडिटोरियल एक टाइप्स। पैराग्राफ उसको उसको हाँ, एडिटोरियल टाइप का। तो उसको पढ़ के बोलना था वहाँ पे। तो वो बेसिकली यही चेक कर रहे थे कि जो स्टूडेंट है वो स्टैमर तो नहीं कर रहा है, उसकी फ्लुएंसी कितनी है और वॉइस क्लैरिटी कितनी है। क्योंकि जब उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा पायलट से तो ज़रा-सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ। तुरंत आसानी से समझ में आना चाहिए पायलट को। तो मेन सेकंड राउंड इसी पे रहता है, इस बात पे फ़ोकस करते हैं वो। इसके बाद उन्होंने एक स्टोरी दिखाई थी कंप्यूटर पे, हेडफ़ोन्स लगा के 5 मिन 3-4 मिनट की थी वो मैक्सिमम। उसके बाद उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन्स आए थे। मतलब ये था कि आपने उस स्टोरी को कितना ढंग से समझा है और उस पे बेस्ड आप क्वेश्चन्स जो आ रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हुई थी वहाँ पर तो बेसिकली ऊपर वॉइस से टेस्ट सब माइंड में। चेक कर रहे थे उस टाइम कि आपने स्टोरी देखी है और आपने क्या किया उससे। हाँ, हाँ। पहला तो हो गया वॉइस क्लैरिटी के लिए जो पैराग्राफ पढ़वाया था और दूसरा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जो हाँ। स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चन्स थे। हाँ। अच्छा, ये प्रोसीजर था। तो आप लोग का पहले डीबी हुआ, फिर वॉइस टेस्ट हो गया, उसके बाद आप लोग छुट्टी हो गई थी वहां से कि जाइए आप लोग घर अपने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इतना प्रोसीजर हुआ था। आयुष, जैसे आपने बताया कि ये फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए बस एनसीईआरटी कवर अप करना है या कुछ और उसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल? जैसे कि लोगों काफी डाउट आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लें, बीएससी की बुक पढ़ लें, फिर यूट्यूब के वीडियोस देख लें, मतलब इतना देखने की जरूरत है? मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ ना कि मतलब कितना इनपुट देने की जरूरत है फॉर फिजिक्स। जैसे कि हम देखते हैं, अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखते हैं, अगर हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरी पढ़ ली, जितना सिलेबस डिफाइंड है, तो हम पूरा पूरा कवर अप कर लेंगे 30 में से 30 मार्क्स। ठीक है। तो जैसे फिजिक्स का भी 30 मार्क्स है, तो कुछ होता है कि आपने 1 घंटे मेहनत की, आपने 20 नंबर या 25 नंबर ला दिए। अब जो 5 नंबर बच रहे हैं, उनके लिए हो सकता है 30 से 40 घंटे मेहनत करनी पड़ जाए। तो हाँ। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कितना ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इस चीज को। जैसे जीएस के लिए आपने जैसे कहा कि 3-4 नंबर जीएस में आराम से आ जाएंगे। वही अगर आपको 8 नंबर या 10 नंबर स्कोर करना पड़ जाए, तो आपको जीएस बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ जाएगी। तो वही ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात हाँ, करें, बिल्कुल। तो फिजिक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिजिक्स के लिए मैं पहले तो यही कहूँगा कि स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, वो बजाय 5-6 मार्क्स की जो बचे हुए हैं, वो 24 या 25 मार्क्स पे फ़ोकस करें। क्योंकि 30 से में 25 मार्क्स अगर स्कोर कर देंगे तो काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक्स हैं वो कवर करें एनसीईआरटी से, उससे 23, 24, 25 मार्क्स तक भी 30 में से कवर हो जाएगा। फिर बची बात अगर जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है इस लेवल की, तो उसके बाद उनको फिर बीएससी में जो अगर वो इंटरेस्टेड है तो पढ़ना चाहें तो उसके लिए बीएससी में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है, वो उसको देख लें और टेस्ट सीरीज लगाना तो अच्छी बात है, वो ऐड ऑन है एक तरीके से स्कोर में। तो अगर टेस्ट सीरीज लगाएँगे तो वो टाइम लिमिट बेसिकली जो वहाँ पे कम रहता है, तो उससे वो पॉइंट कवर हो जाएगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आप वहाँ पे पेपर नहीं छूटेगा आपका। कई बच्चों का ऐसा होता है जो पढ़ के तो बहुत जाते हैं, पर वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ बहुत खलती है फिर बाद में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ अगर लगाएँगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था कि जो प्री हमारे पास एट द प्रेजेंट टाइम प्रीवियस ईयर काफ़ी अवेलेबल है, जैसे कि 16 का है, 15 का, 2015, 2016, 2018, 3 साल के प्रीवियस ईयर है। और हमारे पास एयर एटीसी वाले प्रीवियस ईयर्स हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन वाले प्रीवियस ईयर है। मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा कंटेंट हो गया अवेलेबल प्रीवियस ईयर का। तो वो कितना हेल्पफुल है? हाँ, प्रीवियस ईयर तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अगर प्रीवियस ईयर लगा के जाता है कोई स्टूडेंट तो मोर देन 50% पेपर वो आराम ईज़िली से क्रैक कर सकता है क्योंकि ये जो पैटर्न रहता है उसका वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है ओवर द ईयर्स। हम्म। एकदम से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं पर अगर देखा जाए तो बेसिकली पैटर्न वही रहता है। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर करके जा रहा है और उसने बेसिक पढ़ाई करी है तो विदिन अगर स्पीड अच्छी है कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स तो वो आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। थोड़ा एफर्ट मारने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं कहूँगा कि नॉन-टेक को लोग इग्नोर करते हैं टेक्निकल के चक्कर में। जबकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें मेन रोल नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन ही प्ले करता है क्योंकि जो टेक्निकल वाले में है उसमें मार्क्स सबके अप्रॉक्सिमेट बराबर ही रहते हैं। तो अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग टेक्निकल की प्रिपरेशन सिर्फ वही कर रहे हैं तो वो लोग नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान दें क्योंकि 60-60 वेटेज है दोनों का 50% वेटेज है। तो बराबर ही दोनों का वेटेज तो उसको इग्नोर ना करें।
अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि पहली बात तो प्रीवियस से बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल। अचानक चेंज नहीं होने वाला है हम्म, कभी भी किसी एग्जाम का, अगर चेंज होता है हाँ तो बहुत हाँ स्लोली चेंज होगा। और सेकंड थिंग कि बस हाँ टेक्निकल पे ध्यान नहीं देना, हमें नॉन टेक को भी कवर अप करते हुए चलना है, जिससे कि हम वहाँ लैग ना कर जाए। अगर वहाँ लैग कर गए तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें हाँ। और कम से कम 70 दूसरी चीज ये 80 है जो 70 to 80% प्रैक्टिस, कवर अप करना हाँ है। हम्म, हाँ हाँ, दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत टफ आते हो कि आपने वहाँ बहुत कम थोड़े बहुत ही कर लिए, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए तो आपका हो जाएगा। हम्म। मतलब कंप्लीट आपको करना है सारा सिलेबस, स्पीड आपकी अच्छी रहनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम लिमिट काफी कम रहती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें इन डेप्थ नॉलेज उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, पर आप टॉपिक सारे पढ़ के जाएं, ये एक सक्सेसफुल होने का इस एग्जाम में बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, मतलब कि बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन अब जो जो पोर्शन है पूरा कवर अप करके जाना है एक तरीके से। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि डेप्थ में नहीं पूछा। इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा, सिलेबस काफी है, पर डेप्थ में नहीं पूछते हैं क्वेश्चन को, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू आयुष फॉर गिविंग योर टाइम एंड गाइडिंग द व्यूअर्स वेलकम। इन दिस सेक्टर। तो ये थे हमारे साथ आयुष सचान, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज एट द पोस्ट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सेलेक्ट हुए हैं। इनसे हमने इंटरेक्ट किया और आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपके अगर कोई कम सजेशंस हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। एंड जो कुछ भी आपके सजेशंस हो आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।